नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की हर एक बड़ी खबर। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। और खबरों की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है ऐतिहासिक तस्वीर के साथ। और ये तस्वीर है आईएनएस विक्रांत की। आईएनएस विक्रांत पर एलसी और मिग 29 की पहली लैंडिंग हुई है और टेक ऑफ की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण डेक की इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। आईएनएस विक्रांत इस वक्त आपको नजर आ रहा है और आईएनएस विक्रांत पर एलसी और साथ ही मिग 29 की पहली लैंडिंग हुई है। किस तरीके से पहली लैंडिंग के दौरान टेक ऑफ की भी तस्वीरें सामने आई हैं। और आइए आपको बिग वॉल पर ये तस्वीरें दिखा देते हैं। और ये है रनवे जहां से आपको मिग 29 टेक ऑफ करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। मिग 29 और इसके साथ जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं एलसीए की, और ये देखिए किस तरीके से लैंडिंग की तस्वीरें, बहुत महत्वपूर्ण आईएनएस की ये तस्वीर आईएनएस विक्रांत पर, जहां एलसी और मिग 29 ने की पहली लैंडिंग और टेक ऑफ। देखिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है टेक ऑफ और लैंडिंग की, वो हुक के जरिए होती है। और भारत 24 ने इसकी एक खास कवरेज भी की थी। आपको याद होगा जब मैं पहुंची थी आईएनएस विक्रांत, और इसी विक्रांत पर जहां पर हैंगर है, हैंगर में मौजूद मिग 29 और इसके साथ ही एलसीए भी, और इसके साथ ही तमाम वो युद्धक विमान जो निगरानी रखेंगे सागर में मौजूद दुश्मनों पर नजर रखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। और देखिए ये जो इसमें आप येलो लाइंस देख रहे हैं, एक तरफ है पार्किंग का एरिया और दूसरी तरफ टेक ऑफ का एरिया। टेक ऑफ और लैंडिंग इन तीन हुक के जरिए होती है, और ये टेक्नोलॉजी जिसके जरिए लैंडिंग और टेक ऑफ करते हैं, और उसी की तस्वीर देखने को मिली है आईएनएस विक्रांत की, जिस पर एलसी और मिग 29 की पहली लैंडिंग और टेक ऑफ की तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और इसे समर्पित किया था ये भव्य कार्यक्रम, और इसकी तैयारी बीते कई वक्त से चल रही थी। और ऐसे में ये आत्मनिर्भर भारत की एक और बुलंद तस्वीर देखने को मिली है, जब सबसे पहली लैंडिंग और टेक ऑफ की तस्वीर एलसी और मिग 29 की सामने आई है आईएनएस विक्रांत पर। नीचे के पोर्शन में बना हुआ हैंगर, और हैंगर के साथ तमाम यूटिलिटीज और बड़ी संख्या में मौजूदगी आईएनएस विक्रांत पर। और ऐसे में अब लैंडिंग और टेक ऑफ की पहली तस्वीर, जिसमें इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं एलसीए और मिग 29। और इन तस्वीरों के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली के जंतर मंतर की करेंगे, जिस पर बागेश्वर बाबा के समर्थन में धर्म संसद का आयोजन किया गया, और इसमें साधु संतों के साथ साथ तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब ये धर्म संसद अपने जहरीले बोल के लिए चर्चा में है, क्योंकि धर्म संसद के अध्यक्ष ने खुले तौर पर ऐसा ऐलान किया जो अब तक देश को तोड़ने वालों के मुंह से सुनने को मिलते थे। मुसलमानों ने कहा काटो मारो, ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू मान बिंदु का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देश को तोड़ने वाले बयान कट्टरपंथियों के मुंह से सुनने को मिलते थे, लेकिन आज वे जहरीले बोल एक संत की जुबान से निकले। दिल्ली के जंतर मंतर पर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस और ईसाई समुदाय के खिलाफ जमकर जहर उगला गया। धर्म संसद की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर हरि भगत ने खुलेआम बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने वाला बयान दिया। उनके खिलाफ खूब जहरीले बोल निकले। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने कहा था तोड़ो बांटो,
राज्य करो। कांग्रेस ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। ईसाइयों ने कहा तोड़ो बांटो राज्य करो। मुसलमानों ने कहा काटो मारो। ईसाइयों ने कहा काटो मारो। अरे भाई तुम कब काटोगे मारोगे? जब तुम सब मर जाओगे। कब मारोगे? अरे ईसाई मुसलमानों को कब मारोगे? अरे तुम्हारे पास क्या है जो मारोगे? इतनी सी चाकू है जो सब्जी काटते हो, वो चाकू से कुछ नहीं होने वाला। हथियार रखो, तलवार रखो, बंदूकें रखो। क्यों? हमारे सभी देवताओं पे हथियार है, शस्त्र। एक में शस्त्र होना चाहिए हाथ में, दूसरे में शास्त्र होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र का संतुलन बना के चलो। मार काट करनी पड़े तो काटो। अरे जो धर्म को काटने आता है, हिंदू बहु बेटी को काटने आता है, हमारे समाज को काटने आता है, अरे हमारे शास्त्रों को फाड़ने बांटने आता है, अपमान करने आता है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोह की घोषणा करके बॉर्डर पे खड़ा करके गोली मार दो। ये हेट स्पीच देने के बाद महामंडलेश्वर हरि भगत ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वो जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं, लेकिन जब उनके काटने मारने वाले बयान को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई। हमारे धर्म को, बहु बेटी को, गाय को, हमारे ग्रंथों को जो अपमान करे, हिंदू मान बिंदु का अपमान करे, हमारे मंदिरों को तोड़े, उसको तो मार ही देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आयोजित धर्म संसद में धीरेन्द्र शास्त्री को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की गई। इस धर्म संसद का आयोजन बालाजी धाम शिष्य मंडल की ओर से किया गया। हेट स्पीच के बाद आयोजकों पर भी कार्रवाई की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट को 5 और नए जज मिल गए हैं, जिनको CJI DY चंद्रचूड़ ने शपथ दिलवाई। इन 5 जजेस की नियुक्ति के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 32 हो गई है। 5 जजेस की नियुक्ति के लिए 4 फरवरी को केंद्र ने अपॉइंटमेंट की मंजूरी। I, पंकज मित्तल, I, संजय करोल, I, पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार, I, Ehsanuddin Amanullah, I, Manoj Misra, having been appointed a judge of the Supreme Court of India. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी, जिसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने सभी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई। 5 नए जजों की नियुक्ति के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में 32 जज हो गए, जबकि यहाँ 34 जजों के पद स्वीकृत हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पिछले साल दिसंबर में ही इन नामों की सिफारिश की थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिल रही थी। काफी विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को स्वीकृत न मिलने पर नाराजगी जाहिर की और कहा था कि सख्त फैसले लेने पर मजबूर न किया जाए। कानून मंत्री ने खुद ट्वीट कर जजों की नियुक्ति की जानकारी दी थी। उन्होंने लिखा था कि भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति ने हाईकोर्ट के 5 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को लेकर जब कानून मंत्री ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान मार्गदर्शक है, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। जिन 5 जजों की नियुक्ति हुई है उनके नाम जस्टिस पंकज मित्तल, संजय करोल, PV संजय कुमार, एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्रा है। तो अब नियुक्तियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 32 हो चुकी है, लेकिन अभी भी 2 पद रिक्त हैं, जिनके नामों की भी कॉलेजियम सिफारिश कर चुका है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 और जजेस की नियुक्ति जल्द होगी। लेकिन आज जिन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में शपथ ली है, आइए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है जस्टिस पंकज मित्तल का। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में ये कार्यरत थे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में काम कर चुके हैं। पिछले साल बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इन्हें शामिल किया गया था। इसके साथ अगला नाम है जस्टिस संजय करोल का। नवंबर 2019 से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। साथ ही त्रिपुरा हाईकोर्ट के भी चीफ जस्टिस के तौर पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर चुके हैं। तीसरा नाम है जस्टिस PV संजय कुमार का। 2021 से मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में ये काम कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में भी जस्टिस के रूप में इन्होंने काम किया है।
अगला नाम है जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह का। जून 2022 से पटना हाईकोर्ट के जस्टिस के रूप में ये काम कर रहे थे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में ये काम कर चुके हैं। इसके साथ अगला नाम है जस्टिस मनोज मिश्रा का। 2011 से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस के रूप में ये काम कर रहे थे और ये वो 5 जजेस हैं जिन्होंने आज जजेस के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और इनका ऐलान आज कर दिया गया है। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और इस सेक्टर में काफी संभावनाएं भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक चमकता सितारा बन रहा है। हरित ऊर्जा सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने डबल बर्नर कुकटॉप मॉडल का भी अनावरण किया। दुनिया पर जब ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तेजी से मंडरा रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए राह दिखा रहे हैं। हरित ऊर्जा के जरिए दुनिया को बचाने की जुगत में लगे हैं। बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इस समारोह में कई देशों के ऊर्जा मंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को ग्लोबल ब्राइट स्पॉट बनने से कोई नहीं रोक सकता। 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। पीएम मोदी ग्रीन एनर्जी को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने कहा कि साल 2030 तक एनर्जी मिक्स से नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। समारोह में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल थावर चंद गहलोत और सीएम बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल की तरफ से विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया था, डबल बर्नर कुकटॉप है। ये अभी 13 से 14 हजार रुपए के बीच में इसकी कीमत है, लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इसकी कीमत बहुत जल्द कम हो जाए। भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 8 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसका मकसद ऊर्जा परिवर्तन के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करना है। पीएम मोदी ने न केवल एनर्जी का उद्घाटन किया, बल्कि 20% एथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल भी लॉन्च किया। अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 खुदरा पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की बिक्री शुरू हो जाएगी। भारत की बढ़ती शक्ति को दुनिया देख रही है। ऐसे में इंडिया एनर्जी सप्ताह को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि ग्रीन एनर्जी ही भारत का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान एक खास तोहफा मिला। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन खत्म होने के बाद अर्जेंटीना की कंपनी YPF के अध्यक्ष पाब्लो गोंजालेस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें लियोनेल मेसी की एक टी-शर्ट गिफ्ट में की है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेसी की जर्सी को अपने हाथों में लिए हुए नजर आते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान है। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप को करीब 1.5 महीना बीत चुका है। पीएम मोदी को जब ये तोहफा मिला तो अचानक से सभी को मेसी का वो जादू याद आया जो उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान दिखाया था और टीम को जीत दिलाई थी। तुर्की और सीरिया में 12 घंटे में भूकंप के 3 बड़े झटके आए हैं, जिसमें अब तक 2300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस कदर इससे नुकसान पहुंचा है और ये मौत का आंकड़ा बढ़ने की लगातार आशंका जताई जा रही है और हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है।
मिडिल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल भूकंप से हिल गए। 12 घंटे में 3 बड़े भूकंप, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही एपिसेंटर तुर्की और उसके नजदीक सीरिया के इलाकों में देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले तुर्की में अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 5385 लोगों के घायल होने की खबर है, तो वहीं सीरिया में करीब 800 लोगों के मारे जाने की खबर है। टर्किश मीडिया के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया और उसके बाद दूसरा भूकंप 10 बजे आया जो कि 7.6 की तीव्रता का था और तीसरा भूकंप आया दोपहर 3 बजे जो रिक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता का रहा। इस सब के अलावा 78 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए हैं जिनकी तीव्रता 4 से 5 के बीच रही। अब भूकंप से मरने वालों की संख्या 1900 से ज्यादा हो चुकी है, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है। सैकड़ों लोग मलबे में दबे हैं, इनको निकालने का काम जारी है। भारत ने भी रेस्क्यू टीम और राहत सामग्री भेजी है। इस बीच नीदरलैंड के साइंटिस्ट फ्रैंक होगर बीट्स का 3 फरवरी को किया गया ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था, साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान में 7.5 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। फ्रैंक होगर बीट्स मूल रूप से नीदरलैंड के रहने वाले हैं। वे सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे नाम के एक जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर रिसर्चर हैं। फ्रैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज नहीं तो कल, लेकिन जल्द 7.5 की तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र में आने वाला है। इससे साउथ सेंट्रल तुर्की, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान प्रभावित होंगे।